गुड मॉर्निंग। ज्ञानदूत 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आज आपको मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस का लेक्चर सेकंड पढ़ाऊंगी। इससे पूर्व हमने जो इसी चैप्टर का जो लेक्चर फर्स्ट है उसमें हमने सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। व्हाट आर सेंट्रल फोर्सेस, उनकी डेफिनेशन, उनकी कुछ एप्लीकेशन, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। साथ ही साथ उससे संबंधित गति की जो समीकरण है वो हमने ज्ञात कर लिए थे। साथ ही हमने संवेग संरक्षण नियम के आधार पर एरियल वेलोसिटी की डेफिनेशन भी हमने इससे पूर्व वाले लेक्चर में पढ़ ली थी। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम प्रारंभ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने प्रारंभ में ऊर्जा संरक्षण के नियम को हमारे का अध्ययन करना है इस लेक्चर में। तो इसके लिए हमारी जो पूर्व में हमने जो समीकरण ली थी उसी को हम वापस से लेंगे। देखिए, हमने ये 2, 5 और 6 नंबर जो समीकरणें हैं वो कण के गति की समीकरण कहलाती है, जो कि केंद्रीय बल के अधीन है। अब इन समीकरणों को काम में लेके हमने कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ज्ञात कर लिया था। इसी आधार पर हम इन्हीं समीकरणों की सहायता से ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के लिए हम ये मान लेते हैं कि Fr जो है वो -du/dr से प्रदर्शित किया जाता है और Fr एक केंद्रीय बल है, साथ ही साथ एक संरक्षी बल भी है। और इसके कारण से आप ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? देखो, Fr जो है उसको मैंने -du/dr के फॉर्म में लिख दिया और Fr जो है उसको मैंने ऊर्जा संरक्षण के नियम से इस 9 नंबर समीकरण में रखा है। देखो, J जो है वो mr² dθ/dt है। आप इसको देखिए यहाँ पे, ये जो 5 नंबर समीकरण थी उसके अंदर हमने 9 नंबर समीकरण का समावेश कर दिया है। आपको पहले 5 नंबर समीकरण दिखाती हूँ। ये हमारी समीकरण है, ठीक है। अब इस समीकरण के अंदर Fr का मान मैंने रख दिया -du/dr और r dθ/dt का होल स्क्वायर। इसका मान मैंने कहाँ से रखा है? मैंने इस J बराबर mr² dθ/dt के आधार से यहाँ से ज्ञात कर लिया है। तो r dθ/dt का मान ज्ञात करके मैंने ऊपर समीकरण में रख दिया, जिससे कि मुझे ये निम्न प्रकार से समीकरण मिल जाती है। अब इस समीकरण में मैंने md²r/dt² को एक तरफ रखते हुए बाकी राशियों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब इसके अंदर हम एक डिफरेंशिएशन का एक रूल पढ़ते हैं। हम जानते हैं अगर 1/r² का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन हमें -2/r³ प्राप्त होता है। इस चीज़ को यूज़ करते हुए मैंने 1/r³ जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसे d/dr के फॉर्म में व्यक्त कर दिया। उससे मेरे को दोनों समीकरणें मेरी d/dr के फॉर्म में प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए ये स्टेप हम इसलिए करते हैं। तो उस प्रकार से मैंने यहाँ पर 1/r³ को रख दिया 1/2 d/dr ऑफ 1/r²। तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर md²r/d² इज इक्वल्स टू -d/dr कॉमन ले लिया। यहाँ पर तो केवल आ गया u और यहाँ आ गया j²/2 आएगा, 2mr² आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया। अब दोनों ओर हम dr/dt से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ भी मैंने dr/dt से गुणा कर दिया और इस जगह पर भी dr/dt से गुणा कर दिया। ये गुणा इसलिए करा है क्योंकि जिससे कि ये वाली जो टर्म है हमारी ये कैंसिल आउट हो जाए और डिफरेंशिएशन हमारा t के रिस्पेक्ट में हो जाता है।
तो यहाँ पर माइनस डी बाई डी टी ऑफ यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर 2mr² के रूप में हमें प्राप्त हो गया। साथ ही साथ अगर हम इस राशि को देखें तो इस राशि को हम डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप इस राशि का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से यही राशि प्राप्त होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं भाई ये एम आर स्क्वायर है ना, डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 डी आर बाई डी टी और डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, जो कि ऊपर वाली राशि है। तो इस प्रकार से ऊपर वाली जो लेफ्ट हैंड साइड की राशि है उसको हम डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर के फॉर्म में रखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी सिंपली माइनस डी बाई डी टी के फॉर्म में प्राप्त हो जाती हैं। अब दोनों तरफ अगर आप देखें तो दोनों ही रूप डी बाई डी टी के हो गए, तो सभी राशियों को एक तरफ ही ले जाते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2mr² इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो राशि है उस राशि का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये राशि जो है वो नियतांक है, और तो इसको हम एक कांस्टेंट रख देते हैं, उसका नाम हमने दे दिया कैपिटल ई। अब अगर आप इसको देखें तो ये कुल ऊर्जा संरक्षण के नियम को ही प्रदर्शित कर रही है। क्यों? क्योंकि देखिए हाफ एम डी आर बाई डी टी क्या होगा, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर ये एक स्थानांतरीय ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को प्रदर्शित कर रही है, स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित कर रही है। अच्छा, जे स्क्वायर अपॉन 2mr², तो जे स्क्वायर अपॉन mr² जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण होता है, तो जे स्क्वायर अपॉन 2i, जे स्क्वायर अपॉन 2i किसके बराबर होती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो ये वाली टर्म आपकी हो गई घूर्णन गतिज ऊर्जा, और u आपकी स्थितिज ऊर्जा थी। तो ये कुल मिलाकर आपकी तीनों ऊर्जाओं जो है उनका योग कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पर भी इन्होंने व्यक्त करके बताया है। जे स्क्वायर को अपन mr² डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/2mr²। जो राशियाँ कट रही है 1/2 mr² रह जाती है डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, तो mr² को i रख दिया, डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा रख दिया, तो हाफ i ओमेगा²। तो ये घूर्णन गतिज ऊर्जा हो गई। तो इससे ये सिद्ध होता है कि केंद्रीय बल के अधीन ऊर्जा हमारी सदैव संरक्षित रहती है। अब ये जो समीकरण है ये तो हमारी है डिफरेंशियल के फॉर्म में, तो इनका कोई सॉल्यूशन होगा। हमें पता है हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ये जो सॉल्यूशन है ये हम एक सिंपल डिफरेंशिएशन इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं उसी आधार पर सॉल्व किया गया है। तो इसके अंदर क्या करा है इन्होंने, जो आपकी समीकरण नंबर 13 है ये वाली, इस वाली समीकरण के अंदर जो डी आर बाई डी टी है उसको हमने डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर जो है उसको हमने डी आर बाई डी टी के फॉर्म में लिख लिया, और जो सारी राशियां उनको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे भेज दिया। तो हमारे को कुछ अंडर रूट के फॉर्म में ये राशियां प्राप्त हो जाती हैं। अब इसके अंदर भी मैं डी टी और डी आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 15 प्राप्त कर सकती हूँ। अब मेरे को तो इसका मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन हम 0 to t एक निश्चित टाइम t के लिए करेंगे। तो प्रारंभ में हमारी जो पोजीशन थी वो r0 है, और बाद में हमारी पोजीशन r हो गई। तो हम इस प्रकार से इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको, अब देखो ये इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन आपका एकदम सिंपल वे में हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये dr में j जो है वो भी एक डिपेंडेंट टर्म है, r के ऊपर निर्भर करती है ये राशि। तो इसके लिए हम पहले j को अलग से सॉल्व करेंगे। तो j जो होता है वो हमारा mr² अपॉन डी थीटा बाई डी टी होता है। इससे हम डी थीटा की टर्म जो है वो j अपॉन mr² डी टी के फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं। तो जो आपकी r का सॉल्यूशन है उससे पहले हम थीटा का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर इस राशि को हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो हमें थीटा मिल जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो थीटा तो हमारा इंटीग्रेशन के बाद थीटा हो गया, 0 to थीटा करा तो,
और ये हो गया 0 to t 1/mr² dt के फॉर्म में। तो अब ये जो दोनों इक्वेशंस प्राप्त हुई हैं, इसके अंदर हम कोई कंडीशन अप्लाई करके या r और r' के कोई सूटेबल मान निकाल के हम इनके सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे सैद्धांतिक रूप में है। एक तरीका और है कि हम इसके अंदर अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर एक t का विलोपन करके r और थीटा में क्या बिहेवियर रहेगा उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। उससे हमारे को जब भी हम r और थीटा t का विलोपन करके r और थीटा का इक्वेशन निकालते हैं तो वो हमारी लोकस ऑफ द पाथ मिल जाता है। किसी भी पार्टिकल का जो पथ का समीकरण है वो प्राप्त होता है। तो ये हमारा पथ का समीकरण है जो कि निम्न प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब इस जो हमने अभी तक पढ़ा है केंद्रीय बलों के बारे में, उसके आधार पर हम केपलर के जो नियम है, जो उसने केपलर ने ग्रही गति के नियम दिए थे 3, उनके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। तो केपलर ने एक एस्ट्रोनॉमी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने ग्रहों की जो गति होती है उससे कुछ नियम उनको ऑब्जर्व करके और उनको कुछ नियम दिए थे, और वो नियम निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला नियम उसने दिया था कि जो प्रत्येक ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है, और वो जो चक्कर काट रहा है जो पाथ है उसका वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। और इलिप्स का जो फोकस है कोई एक फोकस, क्योंकि इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, उसकी एक नाभि पर सूर्य स्थित रहता है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो उसने दिया था वो ये था कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा के द्वारा प्रति सेकंड प्रसर्पित क्षेत्रफल स्थिर रहता है। यानी अगर मान लो सूर्य इस जगह पर कहीं स्थित है, तो इस जगह पर कहीं पर स्थित है, तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है और इसमें सूरज इस स्थान पर स्थित है, तो हम इसके अंदर प्लैनेट अगर आपका यहाँ पर स्थित है प्रारंभ में, और प्रारंभ में स्थित होने के बाद हम इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये आपका पर प्रति सेकंड जो एरिया है वो हमारा निश्चित रहता है। तो इसके अंदर प्रति सेकंड प्रसर्पित क्षेत्रफल है वो सदैव स्थिर रहता है। ठीक है। अब जैसे क्या होगा, अगर आपका डिस्टेंस दूर है तो ये जो प्रसर्पित क्षेत्र है वो कम हो जाएगा, है ना, वो चीज़ आपकी कम हो जाएगी। ये चीज़ बराबर नहीं होती, ये एरिया बराबर होता है। ठीक है। तो ये डायग्राम मेरे से इतना प्रॉपरली बना नहीं है, लेकिन ये वाला जो प्रसर्पित क्षेत्रफल है वो अगर दूरी ज़्यादा है तो कम होगा, और अगर दूरी कम है तो ज़्यादा होगा, यानी टोटल एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। इसी प्रकार कक्षीय गति में ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी t² इज प्रोपोर्शनल टू a³। ये हमारे केपलर के 3 नियम हैं जो दिए थे, और केपलर के नियम जो है वो न्यूटन के नियम के साथ भी प्रूव हो जाते हैं, इसलिए उनको ये सर्वमान्य नियम है। अब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण जो है वो हमारा एक केंद्रीय बल है, तो इस केंद्रीय बल के आधार पर हम 2-3 इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक आकर्षण बल है, और इनके बीच में गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया होती है। ये कोई भी 2 द्रव कणों के मध्य नियम लगता है, और इसके आधार पर जो न्यूटन ने जो नियम दिया था वो नियम ये है कि यदि 2 कण m1 और m2 द्रव्यमान के हैं जिनके मध्य दूरी r है, तो उनके न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²।
जहाँ प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो है ये पिंडों की प्रकृति, स्थान, समय, भौतिक अवस्था इन पर निर्भर नहीं करता। और जी वास्तव में अगर हम जी की परिभाषा दें तो हम कैसे देखें? देखो, अगर हम मान लें m1 और m2 जो है वो एकांक है और r भी एकांक है, ऐसी स्थिति में F बराबर g होगा। तो यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के तुल्य है जो एकांक दूरी पर रखे गए एकांक द्रव्यमानों के कणों के बीच कार्यरत रहता है। ठीक है, और g का जो मान है वो हमारा प्रयोगों द्वारा निकाला गया है। उसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर होता है। और गुरुत्वीय बल हमारा संरक्षित होता है। यहाँ पर हम दो क्वांटिटीज और पढ़ेंगे जिनका हम आगे गहराई से अध्ययन करेंगे। वो है एक तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, मान लो कोई एक पार्टिकल है, उसके कारण, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, सूर्य है, कोई भी है, उसके कारण चारों तरफ एक गुरुत्वीय क्षेत्र है। उस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर अगर कोई एकांक द्रव्यमान का कण रखा है तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र उसके ऊपर जितना बल लगाता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की हम तीव्रता कहते हैं। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान के कण पर जितना बल कार्यरत होता है उस बिंदु पर, उसे बिंदु की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर हम परिभाषा के हिसाब से देखें तो F जो होता है वो हमारा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। उसमें एक का द्रव्यमान m मान ले और दूसरे का एकांक माने तो हमारे पास फॉर्मूला आता है -gm अपॉन r स्क्वायर। यही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको हम Eg से व्यक्त करते हैं। G इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है और ये एक सदिश राशि होती है। दूसरी जो डेफिनेशन हम यहाँ पढ़ेंगे वो है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के कण की अनंत से उस बिंदु तक गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लाने में किया जाता है। यानी इट इज वर्क डन in bringing a unit particle of unit mass from infinity to a given point in the gravitational field। किसी गुरुत्वीय बल क्षेत्र के अंदर अगर एकांक द्रव्यमान के कण को अनंत दूरी से एक निश्चित बिंदु तक लाया जाता है तो उसमें जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम गुरुत्वीय विभव या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं और इसको हम एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। इसको बाय डेफिनेशन अगर हम लिखें तो v के फॉर्म में लिखते हैं विभव को और वो हो जाएगा हमारा -gm अपॉन r। अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड में अवकलित करें r के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलता है dvg अपॉन dr बराबर gm अपॉन r स्क्वायर। लेकिन gm अपॉन r स्क्वायर की तो परिभाषा हमने ऊपर देखी है, वो होता है Eg के बराबर, बस उसमें एक माइनस साइन भी होता है। तो अगर हम दोनों की तुलना करें तो हमें प्राप्त होता है Eg बराबर -dvg अपॉन dr। अगर हम उसको समीकरण को r नहीं लिख के हम तीनों कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखें तो हमारे को Eg प्राप्त होता है -grad_vg। तो इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय क्षेत्र के विभव में ये रिलेशनशिप होती है। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय विभव के दूरी के साथ परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होती है या विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। अब हम ये जो Eg और Vg हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो हम किसी गोले के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे गुरुत्वीय क्षेत्र की हम जहाँ भी बात करते हैं तो जितने भी हमारे पिंड है वो गोलाकार हमारे को ध्यान है, गोलाकार अवस्था में है, इसलिए हम यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करेंगे किसी गोले के लिए। एक बार तो हम लेंगे गोलीय कोश और दूसरी बार हम लेंगे गोलीय ठोस गोला। दोनों ही स्थितियों में अलग अलग जगह पर गुरुत्वीय विभव और
और तीव्रता का क्या मान रहेगा वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक समान गोलीय कोश के कारण गुरुत्वीय विभव का मान क्या होता है। अब देखिए गोलीय कोश जो है वो आपको यहाँ पर चित्र में दिखाए अनुसार हम एक गोलीय कोश मान लेते हैं। अब इस गोलीय कोश में भी 3 केस हो सकते हैं। मान लीजिए कण r दूरी पर, मतलब उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित है, दूसरी स्थिति में उसके सतह पर स्थित है, और तीसरी स्थिति में वो गोले के गोलीय कोश के अंदर स्थित हो सकता है। हम तीनों केसेस में गुरुत्वीय विभव और तीव्रता अलग अलग निकालेंगे। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि कोई जो पार्टिकल बैठा है, जो कण है जिसके सापेक्ष हम गुरुत्वीय विभव, जिस पर गुरुत्वीय विभव का मान हम निकालना चाहते हैं, वह गोलीय कोश से r दूरी बाहर स्थित है। ठीक है, तो एक हम पहला ले लिया हमने, कोश के कारण बाह्य बिंदु पर विभव का मान निकालना है हमें। तो इसके लिए हमने एक गोलीय कोश मान लिया जिसकी कुल त्रिज्या कैपिटल R है, उसका केंद्र बिंदु O है, और ये मान लिया कि केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें गुरुत्वीय विभव का मान निकालना है। अच्छा, अब ये जो कोश है इसमें हमने एक चीज और मान ली कि इसका एकांक क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान है वो सिग्मा है, और एक और है स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से बड़ा है, यानी वो एक बाह्य बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट है। ये सब चीजें हमने अज्यूम कर ली। अब अज्यूम करने के लिए, गुरुत्वीय विभव निकालने के लिए हम पहले एक स्मॉल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में P पर गुरुत्वीय विभव निकालेंगे और फिर पूरे गोलीय कोश के कारण निकालेंगे। तो हमने ये मान लिया गोलीय कोश के कारण बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात करने के लिए हम कोश को अत्यंत अल्प मोटाई की वृत्तीय वलयों में विभाजित करते हैं। तो खूब सारी हमने रिंग सपोज कर ली, उनमें से एक रिंग हमारी ये है ABCD। ठीक है, और वो सभी रिंग्स जो हैं उनका जो सेंटर है वो ऊपर ही है। तो अब हम इसमें से एक रिंग अज्यूम कर लेते हैं, ABCD ले लेते हैं, जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, QA के बराबर हो जाएगी, है ना, और उसकी जो मोटाई है वो AD के बराबर है, और AOQ का जो मान है वो सपोज करो थीटा है, और क्योंकि ये रिंग बहुत पतली सी ली है तो DOA का जो मान है वो D थीटा हमने सपोज कर लिया। साथ ही साथ A से P की दूरी जो है वो हमने x सपोज कर ली। अब इस स्थिति में QA का मान, सबसे पहले हमारे को इसकी त्रिज्या का मान निकालना है। तो देखो कैसे, वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा r साइन थीटा, क्योंकि ये OA का मान r है और ये एंगल थीटा है, तो ये OA r साइन थीटा हो जाता है। साथ ही साथ उसकी जो मोटाई ये है वो हम एंगल की जो डेफिनेशन है उससे हम r d थीटा लिख सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, वलय का क्षेत्रफल। तो इस रिंग का जो एरिया है उसकी डेफिनेशन होती है सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस, परिधि इंटू मोटाई। तो परिधि तो हो जाएगी 2πr, तो 2πQA, और मोटाई हो गई AD। तो इन सब के मान हमने यहाँ पर रख दिए, तो हमारे पास प्राप्त हो गया 2πr² साइन थीटा d थीटा। साथ ही साथ हम वलय का द्रव्यमान भी निकाल लेते हैं। वलय का द्रव्यमान होगा वलय का क्षेत्रफल इंटू एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। अब एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान हमने सिग्मा माना हुआ है और क्षेत्रफल हमने ऊपर निकाल लिया, तो दोनों चीजों को गुणा करके हमारे को DM यानी वलय का द्रव्यमान प्राप्त हो गया। अब वलय का द्रव्यमान प्राप्त हो गया तो उससे हम गुरुत्वीय विभव का मान निकालेंगे। अब गुरुत्वीय विभव का मान जो है वो हमने इस वलय के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए इसको dV लिख रहे हैं। अब -GM/r ये है उसकी डेफिनेशन। तो m हो जाएगा यहाँ पे वलय का द्रव्यमान और उसकी बिंदु P से दूरी यानी x। तो ये दोनों चीजें हमने रख दी। अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करने के लिए एक कोज्या का नियम लगाएंगे। अब कोज्या का नियम कहता है cos थीटा हमेशा r + r² - x² अपॉन 2rr के बराबर होता है। अगर हम इस नियम को यूज करते हैं और दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएशन या अवकलन करें तो हमें साइन थीटा d थीटा प्राप्त होता है, जो कि x dx अपॉन rr के बराबर होता है।
अब इस मान को साइन थीटा डी थीटा का जो ये मान प्राप्त हुआ है वो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमारे पास रखने के बाद dv का एक नया रूप आ जाता है -g2πr सिग्मा dx अपॉन r। अब इसी के अंदर हमारे को ये तो एक छोटा सा विभव केवल एक वलय के कारण प्राप्त हुआ, लेकिन हमें तो पूरे गोलीय कोश के कारण निकालना है। तो गोलीय कोश का जो मान है वो हमारा r माइनस आर से r प्लस आर तक x का मान बदल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं चित्र के अंदर मिनिमम डिस्टेंस होगा r माइनस आर और मैक्सिमम डिस्टेंस होगा r प्लस आर। तो हम उसी प्रकार से इसके अंदर लिमिट्स लगा देते हैं। तो लिमिट्स लगा के अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को कुल विभव का मान ज्ञात हो जाएगा। लिमिट्स लगाने के बाद और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये मान प्राप्त होता है -g4πr² सिग्मा अपॉन r। इसके अंदर 4πr² सिग्मा ये कुल कोश का द्रव्यमान हो जाएगा, इसलिए हम इसको कैपिटल M लिख देते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो एक्सटर्नल गुरुत्वीय विभव का मान है वो -gm अपॉन r के रूप में प्राप्त होता है। यानी ये ऐसा ही होता है जैसा कि अगर कोई गोला है और उसके सामने कोई एक बिंदु पर द्रव्यमान रखा, बिल्कुल उसी प्रकार से प्राप्त होता है। इस प्रकार कोश का द्रव्यमान ऐसे व्यवहार करता है कि वह द्रव्यमान कोश में वितरित ना रहकर ऐसे रहता है जैसे कोई केंद्र पर ही सारा द्रव्यमान हो, और बिंदु अगर अनंत पर स्थित हो तो r इंफिनिटी होगा। ऐसी स्थिति में v का मान 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर हम सेकंड केस कर लेते हैं कि अगर ये बिंदु P को खिसकाते हुए हम सरफेस के ऊपर लिया है, यानी सतह के ऊपर, तो इसमें आपको ज़्यादा डेरिवेशन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम सिंपली जो ऊपर आपने निकाला है उसमें ये जो r का मान है वो हमारा कैपिटल R में बदल जाएगा। और अगर हम इसको देखें तो v सतह पर जो है g का मान वो -gm अपॉन r के बराबर हो जाएगा। यानी ये हमारा r के ऊपर डिपेंडेंट है, तो r ही हमारा उसके अंदर डिस्टेंस रहेगा। अब अगर हम किसी बिंदु P को अंदर मान लें, यानी गोलीय कोश के अंदर स्थित है, ऐसे में हमारे को फिर से थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मान लीजिए बिंदु P पर कोई स्थित है, तो वही हमने वलय वगैरह वैसे ही पहले मान रखी हैं, लेकिन अब इसके अंदर वलय के कारण जो बिंदु P पर जो विभव का मान है वो -g2πr सिग्मा अपॉन r dx के बराबर होता है। ये हम ज्ञात पहले ही कर चुके हैं। अब हमारा ये जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स उल्टी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो r है वो अंदर स्थित है, तो लिमिट्स हमारी स्मॉल r माइनस कैपिटल R ना होकर r माइनस r हो जाएगी, r प्लस r हो जाएंगी, और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाते हैं वो आता है -gm अपॉन कैपिटल R के बराबर। तो इस प्रकार से यानी गुरुत्व आंतरिक बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान r पर निर्भर नहीं करता, कितना भी अंदर लेके जाओ विभव का मान नियत ही रहता है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो हम इसको डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर कोई गोलीय कोश है और उससे कोई बहुत दूरी पर कोई पार्टिकल रखा है, तब तो उस पर विभव का मान लगभग 0 होता है। जैसे जैसे वो उसके नज़दीक आता जाता है विभव का मान कुछ इस तरीके से परिवर्तित होता जाता है और 1/r² r के फॉर्म में परिवर्तित होता जाता है। सतह पर उसका एक निश्चित मान हो जाता है जो कि सतह के मतलब गोले के अंदर कांस्टेंट रहता है, फिर वापस दूसरी तरफ बाहर निकलने पर पुनः उसी प्रकार से परिवर्तित होता है। तो ये हमने गोलीय कोश के अंदर गुरुत्वीय विभव में कैसा परिवर्तन होता है उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक ठोस गोलीय पिंड के कारण कैसे परिवर्तन होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।